नमस्कार, मैं हूं सुप्रीत सचदेव और आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का सबसे भरोसेमंद चैनल इंडिया न्यूज। यूपी स्पेशल प्रोग्राम में बताएंगे कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। भारतीय राजनीति में हमेशा से जाति का विशेष महत्व रहा है। यह एक जमीनी सच्चाई भी है जिसे आप नकार नहीं सकते। इसलिए राजनीतिक पार्टियां जातीय वोटों के अलावा जातीय प्रतीकों तक को साधने में लगी रहती हैं। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों की सत्ता में हाल ही में वापसी करने वाली भाजपा पार्टी की सफलता में बड़ी वजह दलित वोटों को माना जा रहा है। वहीं यूपी सरकार ने अपने सभी मंत्रियों के सामने 100 दिन का चैलेंज रखा है। सभी मंत्रियों को 100 दिन का न सिर्फ प्लान देना होगा बल्कि कुछ निर्धारित लक्ष्यों को हासिल भी करना होगा। यूपी में जानवरों की समस्या से लोगों को जल्द निजात मिल सकती है। 100 दिन का एक्शन प्लान तैयार करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं और इस समस्या के लिए पहले 100 दिन में ही कार्य योजना तैयार काम शुरू हो जाएगा। सपा में जारी कलह और पार्टी को विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव में करारी शिकस्त के बाद मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने एक साथ संवाद का कार्यक्रम शुरू किया। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव आज मैनपुरी पहुंचे, जहां वो खुद कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। जैसा कि आप सभी को पता है कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। चुनाव के बाद शिवपाल की नाराजगी झेलनी पड़ रही है, तो आजम के मीडिया प्रभारी ने अखिलेश पर कई गंभीर आरोप लगाए। सांसद शफीकुर रहमान ने इल्जाम लगाए अब सुल्तानपुर विधानसभा सीट से सचिन सलमान जावेद राइन ने अखिलेश यादव पर मुसलमानों के लिए ना बोलने का आरोप लगाया है। यूपी में योगी की सरकार की वापसी शानदार तरीके से हुई, लेकिन कई चुनौतियां भी मुंह बाए खड़ी हैं। तो क्या 2024 में शुरू हुई भगवा पार्टी का जादुई अभियान 2024 के लोकसभा चुनाव में भी जारी रहेगा? इसके लिए सबसे पहले मतदाताओं की उम्मीदों पर खरा उतरना होगा और पार्टी के संकल्प पत्र यानी कि घोषणा पत्र के वादों को पूरा करना एक कठिन परीक्षा होगी। सरकार का टारगेट सिर्फ 100 दिन का है और वो इस डेडलाइन के भीतर रिजल्ट देना चाहती है। दरअसल विधानसभा चुनाव 2022 में जिन मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी विपक्ष ने की थी, वही मुद्दे अब सरकार की लिस्ट में सबसे ऊपर हैं। आइए हम आपको बताते हैं कि योगी सरकार में बुलडोजर, आवारा पशु, बेरोजगारी, फ्री स्मार्टफोन और मुफ्त अनाज किस तरह से सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं। सत्ता में वापसी और रोजगार का मारक हथियार होता है, इसलिए सीएम योगी ने अपने 100 दिनों के एजेंडे में सबसे ज्यादा तवज्जो रोजगार पर दिया है। रोजगार का मुद्दा चुनाव के दौरान सबसे ज्यादा छाया हुआ था। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में युवाओं का भरपूर वोट पाने वाली बीजेपी ने नई सरकार में नए लक्ष्य तय किए हैं। युवाओं को पहला रिटर्न गिफ्ट अगले 100 दिनों में देने की तैयारी हो रही है। सरकार की प्राथमिकता में रोजगार सबसे ऊपर है और सरकार हर हाल में यूपी में ऐसा माहौल बनाना चाहती है जिससे एक ऐसा संदेश जाए ताकि लोगों को लगे कि सरकार नौकरियों का वादा पूरा कर रही है। रोजगार देने पर योगी का फोकस। 20,000 लोगों को सरकारी नौकरी देगी योगी सरकार। योगी सरकार 100 दिनों में ही देगी रिटर्न गिफ्ट। 50,000 रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी सरकार। 5 साल में 5 करोड़ लोगों को स्वरोजगार देने का लक्ष्य। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैलियों में मुफ्त राशन योजना जारी रखने का वादा जनता से किया था। अब प्रदेश सरकार इस योजना को लोकसभा चुनाव यानी 2024 तक बढ़ाने पर मंथन कर रही है। प्रदेश में इस योजना के 15 करोड़ लाभार्थी हैं, जिसे योगी और मोदी ने अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। ऐसे भी संकेत हैं कि योजना को एक साथ न बढ़ाकर 2 से 3 चरणों में बढ़ाया जाएगा। गरीबों की मददगार है योगी सरकार। 15 करोड़ लोगों को फ्री राशन दे रही है सरकार। फ्री राशन योजना मोदी और योगी ने 6 माह के लिए बढ़ाई है। इस योजना का उद्देश्य गरीबों की मदद करना है। फ्री राशन योजना पर करीब 3,270 करोड़ का खर्च आता है। उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतकर एक बार फिर सत्ता पर काबिज हुई योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। यूपी के तकरीबन हर जिले में ताबड़तोड़ बुलडोजर चल रहा है और तहलका मचा रखा है। भूमाफियाओं की नींद हराम कर रखी है। योगी का मिशन साफ है कि सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों की खैर नहीं, फिर चाहे रसूखदार हो, नेता हो या माफिया, कार्रवाई सब पर होगी। साथ ही योगी ने ये भी बता दिया कि गरीबों की बस्ती को उजाड़ा नहीं बल्कि बसाया जाएगा। बाबा के बुलडोजर ने मचाया तहलका। माफियाओं के खिलाफ चल रहा है बुलडोजर। अब तक दर्जन भर जिलों में चल चुका है अभियान। मीट की दुकानों पर चला बुलडोजर।
सरकारी जमीन से हटाया अवैध निर्माण। प्रशासन का बना हुआ है सख्त रुख। प्रदेश के युवाओं को टेक्नोलॉजी से रूबरू करने के लिए सीएम योगी ने कुल 9.74 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन देने का मिशन बना रखा है। ये भी 100 दिनों के एजेंडे में शामिल है। 9 लाख युवाओं को स्मार्टफोन देगी सरकार। 100 दिनों के अंदर 9.74 लाख टैबलेट और स्मार्टफोन दिया जाएगा। कोविड की वजह से 2 वर्षों में युवाओं की शिक्षा प्रभावित हुई थी। सरकार ने ऑनलाइन शिक्षा शुरू की, लेकिन आधुनिक तकनीक की थी परेशानी। टैबलेट स्मार्टफोन मिलने से छात्राओं को मिलेगी निजात। चुनाव में आवारा पशुओं का मुद्दा जोरों से उठा था। आवारा पशुओं को लेकर पीएम मोदी को बयान जारी करना पड़ा था कि आवारा पशु की समस्या का जल्द समाधान किया जाएगा। आवारा पशुओं से फसलों को होने वाले नुकसान पर किसान परेशान हो रहे हैं। सरकार ने शुरू की गौ अभयारण्य योजना। आवारा पशुओं की समस्या हल करने की तैयारी। 200 विधानसभा क्षेत्रों में गौशालाएं स्थापित की जाएंगी। हर गौशाला की 5000 या उससे अधिक गायों की क्षमता होगी। मनरेगा, पंचायती राज, वन और पेयजल विभाग निगरानी करेंगे। चारा पानी, 4 दीवारी, शेड पशु उपचार जैसी सभी सुविधाएं होंगी। दूध और दूध के बाई प्रोडक्ट से कमाई की जाएगी। फिलहाल योगी की नीयत तो साफ है, लेकिन अधिकारी और मंत्री कितना अमली जामा पहनाते हैं ये भी देखना होगा, क्योंकि इस बार विधानसभा में चुनौती काफी मजबूत मिलने वाली है। बीजेपी के भीतर सत्ता के खेल के अलावा योगी आदित्यनाथ के सामने इन 5 बड़ी चुनौतियां हैं, जिनसे निजात पाने की कोशिश करेंगे। उन्हें 2024 से पहले निपटाना होगा, क्योंकि सबसे बड़ा इम्तिहान 2024 में होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश। भारतीय राजनीति में हमेशा से जाति का विशेष महत्व रहा है। यह एक जमीनी सच्चाई भी है जिसे आप नकार नहीं सकते। इसलिए राजनीतिक पार्टियां जाति वोटों के अलावा जातीय प्रतीकों तक को साधने में लगी रहती है। उत्तर प्रदेश समेत 4 राज्यों की सत्ता में हाल ही में वापसी करने वाली भाजपा पार्टी की सफलता में बड़ी वजह दलित वोटों को माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में जहां दलितों को वोट लगभग 22% है, तो हालिया चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने दलित मतदाताओं को रिझाने के लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ी थी। भारतीय राजनीति में नई धुरी है दलित। दलितों पर सियासत तो होती रही है। दलितों के पैरोकार बनने के लिए सभी पार्टियां आगे आती रही हैं। दलितों के खैरख्वाह बनने की होड़ हमेशा होती रही है, लेकिन यूपी विधानसभा चुनाव के बाद दलितों के लिए सियासत का तरीका बीजेपी ने बदल दिया। उन सारे मिथक को तोड़ दिया जिनको लगता था कि दलित बीजेपी को वोट नहीं करता। लेकिन इस बार के चुनाव में भाजपा ने वो करिश्मा पूरा कर दिया और दलितों के वोट बैंक में जबरदस्त सेधमारी की। और इस बार अब आगे भी काम करने की नीयत से काम किया जा रहा है। इसलिए अम्बेडकर की जयंती पर बीजेपी ने काफी धूमधाम से मनाया। इसी सिलसिले में पीएम मोदी ने कहा कि ये हम भारतवासियों के लिए बहुत गौरव की बात है कि हमारे ज्यादातर प्रधानमंत्री बहुत ही साधारण परिवार से रहे हैं। सुदूर देहात से आकर, एकदम गरीब परिवार से आकर, किसान परिवार से आकर भी प्रधानमंत्री पद तक पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं के प्रति विश्वास को दृढ़ करता है। पीएम मोदी ने कहा कि 1-2 अपवाद छोड़ दें तो हमारे यहाँ लोकतंत्र को लोकतांत्रिक तरीके से मजबूत करने की गौरवशाली परंपरा रही है। इसलिए हमारा भी ये दायित्व है कि अपने प्रयासों से लोकतंत्र को मजबूत करते रहें। कि हमारे ज्यादातर प्रधानमंत्री बहुत ही साधारण परिवार से रहे, सुदूर देहात से आकर, एकदम गरीब परिवार से आकर, किसान परिवार से आकर भी प्रधानमंत्री पद पर पहुंचना भारतीय लोकतंत्र की महान परंपराओं के प्रति विश्वास को दृढ़ करता है। यह देश को, युवाओं को भी विश्वास देता है कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था में सामान्य परिवार में जन्म लाने वाला व्यक्ति भी शीर्षतम पदों पर पहुंच सकता है। पीएम मोदी ने कहा कि यह हमारी सरकार का सौभाग्य है कि दिल्ली में हमने बाबा साहब के महापरिनिर्वाण स्थली अलीपुर रोड पर बाबा साहब मेमोरियल का निर्माण करवाया। बाबा साहब के जो पंच तीर्थ विकसित किए गए हैं वो सामाजिक न्याय और अटूट राष्ट्र निष्ठा के लिए प्रेरणादायी हैं। आने वाले 25 वर्ष आजादी का ये अमृत काल देश के लिए
बहुत अहम है। मुझे विश्वास है कि ये नवनिर्मित प्रधानमंत्री संग्रहालय भविष्य के निर्माण का भी एक ऊर्जा केंद्र बनेगा। अलग अलग दौर में लीडरशिप की क्या चुनौतियां रही, कैसे उनसे निपटा गया, इसको लेकर भी भावी पीढ़ी के लिए ये एक बड़ी प्रेरणा का माध्यम बनेगा। भारत लोकतांत्रिक जननी है। भारत के लोकतंत्र की बड़ी विशेषता ये भी है कि समय समय के साथ इसमें निरंतर बदलाव आता रहा है। हर युग में, हर पीढ़ी में लोकतंत्र को और आधुनिक बनाने में, सशक्त करने का निरंतर प्रयास होता रहा है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को उनकी जयंती पर आदरपूर्वक, श्रद्धापूर्वक याद कर रहा है। बाबा साहब जिस संविधान के मुख्य शिल्पकार रहे, उस संविधान ने हमें संसदीय प्रणाली का आधार दिया। इस संसदीय प्रणाली का प्रमुख दायित्व देश के प्रधानमंत्री का पद रहा। उधर सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ के हजरतगंज में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पार्पण और माला अर्पित की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि भारतीय संविधान के निर्माण में बाबा साहेब के योगदान के लिए देशवासी सदैव उनके प्रति कृतज्ञ रहेंगे। सीएम योगी ने कहा कि हम गरीबों के हर संभव मदद कर रहे हैं। करवाने का कार्य सरकार के स्तर पर प्रारंभ हुआ है। उत्तर प्रदेश के अंदर 43 लाख से अधिक गरीबों को एक एक आवास, प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना में उपलब्ध होना, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के ही सपने को साकार करने जैसा है। हर गरीब के पास अपना शौचालय हो, बिना भेदभाव के आज 2 करोड़ 61 लाख से अधिक गरीब परिवारों को एक एक शौचालय उपलब्ध हो जाना, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के उस सपने को, जिसमें स्वच्छता का आग्रह तो है ही, लेकिन साथ साथ नारी गरिमा की सुरक्षा की भी इसमें पूरी व्यवस्था की गई है और उसका प्रतिनिधित्व करता है। हर घर में बिजली चले, शिक्षा के नए नए केंद्र स्थापित होना, अनुसूचित जाति जनजाति के नागरिकों के लिए विशेष प्रावधान करते उन्हें जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए एक नया मंच देने के साथ ही उन सभी गरीबों और वंचितों को जिनके आवास कहीं पर बने थे लेकिन उसका पट्टा किन्हीं कारणों से उन्हें उपलब्ध नहीं हो पाया था, उन्हें उजाड़ना नहीं बल्कि उनको बसाने की व्यवस्था वहीं पर हो, उन्हें आवासीय पट्टा वहां पर प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था आज सरकार जिस रूप में प्रारंभ की है, यह प्रधानमंत्री मोदी जी की प्रेरणा से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने की एक मुहिम का ही हिस्सा है। साथ ही सीएम योगी ने कहा कि भारत के लोकतंत्र की पूरी दुनिया में तारीफ हो रही है। लोकतंत्र की मिसाल है भारत। लोकतंत्र की खूबी की वजह से आज देश तरक्की के रास्ते पर अग्रसर है। के संविधान में समानता, न्याय और बंधुत्व की भावना का जो भाव डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत के नागरिकों को दिया है, उन भावनाओं का परिणाम है कि दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में आज भी भारत दुनिया के लिए न केवल एक आश्चर्य बना हुआ है बल्कि एक नई प्रेरणा के साथ आगे बढ़ रहा है। उधर बसपा सुप्रीमो मायावती ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि दी और विपक्षी पार्टियों और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जातिवादी सरकारें उपेक्षित वर्ग के नेताओं को अपने समाज का भला करने की छूट नहीं देती हैं। यदि कोई कुछ करने का प्रयास करता है तो उसको दूध की मक्खी की तरह निकाल बाहर कर दिया जाता है, जैसा कि अब तक होता रहा है। इसलिए इन वर्गों की हालत अभी तक मजबूर और लाचार है और ये अति दुखदायी है। खैर, जो भी हो, सियासी पार्टियों को दलित के वोट बैंक को रिझाने के लिए अम्बेडकर जयंती का एक बेहतरीन मौका दिखा, जिसका फायदा उठाने की भरपूर कोशिश भी की गई। क्योंकि सामने 2024 का चुनाव है, इसलिए आने वाले दिनों में दलितों के मसीहा बनने की होड़ और भी बढ़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड।
सपा में जारी कलह और पार्टी को विधानसभा चुनाव के बाद एमएलसी चुनाव में करारी शिकस्त के बाद मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव ने एक साथ संवाद का कार्यक्रम शुरू किया। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव आज मैनपुरी पहुंचे, जहां वो खुद कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए। समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। चुनाव के बाद शिवपाल की नाराजगी झेलनी पड़ रही है, तो आजम के मीडिया प्रभारी ने अखिलेश पर कई गंभीर आरोप लगाए। सांसद शफीकुर रहमान ने इल्जाम लगाए। अब सुल्तानपुर विधानसभा सीट से सलमान जावेद राइन ने अखिलेश यादव पर मुसलमानों के लिए न बोलने का आरोप लगाया। एक के बाद एक नाराज नेताओं की एक फौज तैयार होती जा रही है। कहते हैं कि जब बुरा वक्त आता है तो साया भी साथ छोड़ देता है। ऐसा ही कुछ समाजवादी पार्टी में चल रहा है। चुनाव के बाद शिवपाल यादव की नाराजगी झेलनी पड़ रही है, तो आजम के मीडिया प्रभारी ने अखिलेश पर कई गंभीर आरोप लगाए। सांसद शफीकुर रहमान ने इल्जाम लगाए। अब सुल्तानपुर विधानसभा सीट से सलमान जावेद राइन ने अखिलेश यादव पर मुसलमानों के लिए न बोलने का आरोप लगाया है। एक के बाद एक नाराज नेताओं की एक फौज तैयार होती जा रही है। सपा परिवार में नाराजगी की चिंगारी अब शोलों में तब्दील होने लगी है। बगावत के सुर लगातार बढ़ रहे हैं। अखिलेश की कार्यशैली पर सवाल उठाने वालों की एक टोली तैयार हो रही है। हर रोज अखिलेश के खेमों से बगावत की बू आती जा रही है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के बाद समाजवादी पार्टी में बगावत के सुर तेज होते जा रहे हैं। नाराजगी इस कदर है कि आने वाले वक्त में कई बड़े नेता पार्टी छोड़ भी सकते हैं। चुनाव के दौरान अखिलेश के लिए जीने मरने वाले आज बीच मझधार में अपने नेता को छोड़ रहे हैं। कस्में, वादे, दावे सब बेवफा हो गए। अखिलेश को देश का सबसे बड़ा नेता कहने वाले आज बात करने को राजी नहीं हैं। अखिलेश के राजदार ही पार्टी पर लांछन लगाकर पोल खोल रहे हैं। पार्टी अंतरकलह से दो चार हो रही है। अखिलेश के सितारे गर्दिश में हैं। अखिलेश के अपने छोड़ रहे हैं। चाचा शिवपाल के मिजाज बदले बदले से नजर आ रहे हैं। सियासी गलियारों में कयासों का अंबार लगा है। शिवपाल पत्ते तो नहीं खोल रहे हैं, बस यही कह रहे हैं कि वक्त आने पर बड़ा करूंगा। शिवपाल पत्ते कब खोलेंगे ये तो किसी को नहीं मालूम, लेकिन शिवपाल एक मजे हुए सियासतदान हैं, लिहाजा मौका और महल देखकर ही वार करेंगे। पार्टी में कुछ नेता ऐसे भी हैं जो दबी जबान में अखिलेश की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। अखिलेश के कार्यशैली पर सवाल उठा रहे हैं। अखिलेश के व्यवहार पर तंज कर रहे हैं। अखिलेश के मिलने के तरीके पर हमला कर रहे हैं। ये सब तब हो रहा है जब अखिलेश के परिवार में दो फाड़ है और इसी दो टुकड़ों में तकसीम होने पर भाजपा भी चुटकी लेने में पीछे नहीं होती। साल में अगर सर्वाधिक रूप से किसी ने खोया है, उनका नाम श्री शिवपाल सिंह यादव है, क्योंकि अलग हुए पर अपनी पार्टी बनाई, फिर शायद 80 सीटें मांगी, फिर 70, 60, 50, 40, 30, 20, 10 होते हुए तो के राज जी एक कह रहे हैं, तो वो भी मैं इसकी भी समीक्षा करता हूँ कि वो एक भी सीट नहीं मिली है, क्योंकि एक सीट नहीं मिली है अखिलेश यादव जी की निगाह में। और हकीकत में वो समाजवादी पार्टी के लिए बेस्ट कैंडिडेट थे, तो उनको टिकट देकर साइकिल चुनाव चिन्ह देकर के जसवंत नगर सीट को निकालने का काम श्री अखिलेश यादव ने किया। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि उनको उम्मीदवार बनाया, उनको सीट नहीं दी है। सीट दी जाती है जब किसी को गठबंधन में या मर्जर पर या पैक्ट पर 2, 4, 6, 10 सीटें मिलती हैं, तो वो शायद उनकी निगाह में अच्छे कैंडिडेट थे, वो साबित भी हुए, इसलिए उनको उम्मीदवार बना करके जसवंत नगर की सीट को निकालने का काम किया। नेता पार्टी छोड़ें, चाचा नाराज हो जाएं, शायद अखिलेश को कोई फर्क नहीं पड़ता। अखिलेश अपनी ही धुन में मगन हैं। अखिलेश यादव बीजेपी को हर वक्त घेरने के फिराक में रहते हैं। इसी सिलसिले में मैनपुर में अखिलेश यादव ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। अखिलेश ने कहा कि देश में महंगाई से आज जनता त्रस्त है, लोग बेहाल हैं, कानून का खौफ खत्म होता जा रहा है। ये बताना चाहिए, सरकार बनते ही अयोध्या, वहाँ पर 5 साल की बेटी के साथ जो घटना घटी है और उसके ताऊ को, परिवार के लोगों को इतना सदमा लगा कि उनके परिवार के सदस्य की जान चली गई। क्या उस ब्राह्मण परिवार की बेटी का इलाज से लेकर के उस परिवार की मदद करेगी सरकार? कानपुर में जिस तरीके से बैंकों में लूट हो रही है और बैंकों में रखी हुई तिजोरी जो बॉक्स वो जो है, और ये पहली बार नहीं हुआ है। पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी उस समय गाजियाबाद में, बैंक ऑफ बड़ौदा में जो लॉकर्स थे वो लूट लिए गए। एक तरफ तो सरकार महंगाई से जनता को लूट रही है, दूसरी तरफ ब्याज कम करके जो हमारे पैसे रखे थे उसकी लूट हो रही है, और अब लॉकर में लूट हो रही है। तो भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि अर्थव्यवस्था को कब सुधारेंगे और लूट कब बंद होगी। कोई सोच सकता है कि नींबू के लिए डकैती हो रही हो? नींबू के लिए डकैती? बुंदेलखंड में
5-5 हजार रुपए लोग गरीबों ने अपने रखे थे, उसकी लूट हो गई। यहीं छिबरा मऊ, यही कन्नौज में एक फौजी के घर में लूट हो गई। मैनपुरी में भी लूट हुई होगी। आपके बगल के जिले में बताइए, फिरोजाबाद में सराफे व्यापारी को गोली लगी कि नहीं लगी? अभी सुनने में आया कि एक पुलिस का अधिकारी, जेलर, किसी से मिलने के लिए उनके परिवार के साथ क्या व्यवहार कर रहा था जेलर। यही एटा, एक दरोगा ने एक महिला थी, उसके पति को डरा करके धमका कर उस महिला से संबंध बना लिए। वो दरोगा जेल में है, आईपीएस अभी भी फरार है। अरे पत्रकार साथियों, आपके साथी भी जेल में हैं। अब ये अलग बात है कि आप में से बहुत सारे लोग हैं जो मन से और अपने दिमाग से सच लिखना चाहते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी ताकत है झकझोर देती है आपको बलिया याद आ जाता है। बताओ, बलिया में पत्रकार जेल में है कि नहीं है? अखिलेश यादव ने बलिया में पेपर लीक की खबर को लिखने वाले बलिया के पत्रकार का भी जिक्र किया और कहा कि सरकार पत्रकारों पर जुल्म कर रही है, इसलिए तो बलिया के पत्रकारों को जेल में बंद कर दिया गया है। कहा कि बीजेपी सरकार नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। और वहीं आजम खान शिवपाल यादव के सवाल पर अखिलेश ने कुछ कहना मुनासिब नहीं समझा। मैंने पहले भी कहा था कि जैसे ही चुनाव खत्म होगा महंगाई बढ़ेगी। 80 पैसे 40 पैसे बढ़ा करके डीजल पेट्रोल कहाँ पहुँच गए, खाद डीएपी कहाँ पहुँच गई, और घर मकान बनाना बहुत महंगा हो गया। स्टील कहाँ पहुँच गई, जितने भी सामान है घर बनाने का वो कितना महंगा हो गया। नौकरी रोजगार नहीं, कोई उद्योग कारखाने नहीं लगे। और अब तो उत्तर प्रदेश में यह हालत पैदा हो गई है कि लोग नींबू चोरी करने के लिए निकल पड़े हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? एक के बाद एक नाराज नेताओं की एक फौज तैयार होती जा रही है और अगर ऐसा ही रहा तो नाराज नेताओं की एक अलग पार्टी तैयार हो जाएगी। अखिलेश इस वक्त करें तो क्या करें? पार्टी संभालें, जनता के मुद्दे उठाएं, चुनाव में हार और जीत पर मंथन करें या परिवार की कलह को सुलझाएं? बहरहाल अखिलेश के लिए मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। देखना ये होगा कि आखिर अखिलेश के सितारे कब तक गर्दिश में रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। और इसी के साथ खास पेशकश फिलहाल इतना ही। नमस्कार।